साल था 1947, भारत का विभाजन। ये एक ऐसा वक्त था जहां जश्न और मातम दोनों एक साथ थे। सोचकर देखिए, एक तरफ तो आज़ादी का सूरज उग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ 20वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक त्रासदियों में से एक दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। सच तो ये है कि किसी को भी इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और ये बात साफ दिखाती है कि उस वक्त सत्ता में बैठे लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, उनकी सोच कितनी फेल हो चुकी थी। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस जल्दबाजी से जिसने इस पूरी तबाही की नींव रखी। देखिए, हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन पूरी तरह से थक चुका था। वो बस जल्द से जल्द किसी भी तरह भारत से निकलना चाहते थे। तो उन्होंने स्थिरता पर रफ्तार को चुना और लॉर्ड माउंटबैटन को भारत से निकलने के लिए कितना वक्त दिया? सिर्फ 5 महीने। सोचिए, इतने बड़े देश के लिए सिर्फ 5 महीने, ये तो एकदम बेमतलब सी बात थी। और हाँ, ये गलतफहमी मत रखिएगा कि हिंसा 1947 में अचानक शुरू हुई। नहीं, इसके बीज तो बहुत पहले ही बोए जा चुके थे। पार्टीशन से ठीक 1 साल पहले, अगस्त 1946 में ग्रेट कलकत्ता किलिंग। सिर्फ 72 घंटों के अंदर 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस एक घटना ने डर और बदले की ऐसी आग भड़का दी जो फिर कभी बुझ ही नहीं पाई। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। एक पूरे उपमहाद्वीप को, इतने बड़े देश को बांटने का काम एक ऐसे आदमी को सौंपा गया जिसे इस जगह के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। और वो आदमी थे सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील। जरा सोचिए, एक अकेले इंसान के कंधों पर लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य का इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया था। यकीन करना मुश्किल है ना? अब ये जो डिटेल्स है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया में हुई लापरवाही को साफ साफ दिखाती हैं। पहली बात, जिस इंसान को ये जिम्मेदारी मिली उसने इससे पहले कभी भी भारत में कदम तक नहीं रखा था। दूसरा, उन्हें ये काम पूरा करने के लिए दिए गए सिर्फ 5 हफ्ते। 5 हफ्ते उन्होंने काम किया पुराने नक्शों और जनगणना के डेटा से, क्योंकि उन्हें यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों, यहाँ के समाज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आखिरी बॉर्डर लाइन कहाँ खींची गई, ये आज़ादी के 2 दिन बाद तक सबसे छिपाकर रखा गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रैडक्लिफ लाइन कोई साफ सुथरी बॉर्डर नहीं बनी, बल्कि वो एक आरी की तरह साबित हुई। एक ऐसी आरी जिसने पंजाब और बंगाल के सीने से गुजरते हुए गांवों को, घरों को, यहाँ तक के खेतों को भी बीच से काट दिया। एक झटके में उन समुदायों को अलग कर दिया जो सदियों से, पीढ़ियों से एक साथ रहते आ रहे थे। और इस बेमतलब मनमाने ढंग से खींची गई लकीर की इंसानी कीमत वो बेहद भयानक थी। यहीं से शुरुआत हुई इंसानी इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन की। आंकड़ा सुनिए, 1.5 करोड़ लोग, लगभग 15 मिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें रातों रात अपने पुरखों के घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। एक कहावत उस वक्त बहुत मशहूर हुई थी, एक आदमी सुबह हिंदुस्तान में उठता था और रात को सोता पाकिस्तान में था। सोच के देखिए इस लाइन की गहराई। ये उस अजीब, उस दर्दनाक सच्चाई को बताती है जब लोग अपने ही घर में एक ही दिन में अजनबी बन गए थे। और ये सफर तो और भी ज्यादा खौफनाक था। जिन ट्रेनों में शरणार्थी जा रहे थे उनका नाम पड़ गया मौत की ट्रेनें। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनें आमतौर पर हथियारों से लैस भीड़ का निशाना बनती थीं। अक्सर जब ये ट्रेनें अपनी मंजिल पर पहुंचती थीं तो उनमें जिंदा लोगों से ज्यादा लाशें होती थीं। अब हम इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां बात सिर्फ पलायन की नहीं, बल्कि उसके साथ हुई भयंकर हिंसा की है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अराजकता या केओस नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। मौत का आंकड़ा वो दिमाग सुन्न कर देने वाला था। एक अनुमान के मुताबिक पार्टीशन के आगे पीछे के कुछ महीनों में 20 लाख तक लोग मारे गए। 20 लाख! उस वक्त के कुछ पर्यवेक्षकों ने तो यहाँ तक कहा था कि जो जुल्म यहाँ हो रहे थे वो हॉलोकॉस्ट की भयानकता को भी शायद पार कर गए थे। देखिए, एक तरफ तो भीड़ थी जो अफवाहों पर इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर जो कत्लेआम हुआ वो प्लान किया हुआ था, राजनीतिक रूप से प्रेरित था। अफवाहों ने भीड़ को जरूर बनाया, लेकिन हिंसा को हवा दी नेताओं ने।
हाथों में खेती के औजार थे, लाठियां थीं, तो वहीं तलवारें और बंदूकें भी बांटी गई थीं। और इस सब में आम लोग ही कातिल बन गए थे। थुआ खालसा की घटना, इसका जिक्र करना भी मुश्किल है, लेकिन ये बताता है कि लोग कैसे कैसे नामुमकिन फैसलों का सामना कर रहे थे। यहाँ सैकड़ों सिख महिलाओं ने पकड़े जाने, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन से बचने के लिए एक साथ एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब आते हैं पार्टीशन की हिंसा के उस सबसे सबसे अंधेरे और मुश्किल पहलू पर। एक ऐसा सच जिसे पहले तो व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया और फिर उतने ही व्यवस्थित तरीके से उस पर चुप्पी साध ली गई। एक अनुमान है कि लगभग 1 लाख औरतों को अगवा किया गया और उन्हें आतंक फैलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था या गुस्से में हुई घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, जातीय सफाई की। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसका हर कदम सोचा समझा गया था। पहले औरतों को उनके परिवारों से अलग किया गया, फिर उनके साथ भीड़ में बलात्कार किया गया, उनके शरीरों पर धार्मिक चिन्ह दागे गए, जबरदस्ती उनका धर्म बदलाया गया। मकसद साफ था, समुदायों को अंदर से तोड़ना, उन्हें दहशत में डालना और उनकी पहचान को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और इस पूरे खौफ के ऊपर समाज में लगे कलंक और शर्म के कल्चर ने इसे और भी बदतर बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जो बच गए उन्होंने कभी बात नहीं की। दशकों तक एक गहरी, एक सोची समझी खामोशी छाई रही। उनकी कहानियां, उनकी पीढ़ियां, सब कुछ उसी खामोशी में दफन हो गया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि एक नक्शे पर खींची गई मामूली सी लकीर की असली कीमत क्या होती है? ये एक छोटा सा सियासी काम कैसी इतनी बड़ी, इतनी अकल्पनीय इंसानी तकलीफ की वजह बन जाता है?